windmills, isn't it? First, that is wind farms. Second one, that is wind cluster. Suppose we are talking about the wind farms, that means there is limited number of wind मिल्स एक जगह में जहाँ कुछ संख्या है 8-10 विंड मिल्स लगी हुई है देन वी कैन से इट इज अ विंड फार्म एंड व्हाट अबाउट wind cluster means there are so many windmills are placed in a particular place then we can say it is a wind cluster. Now in India what we are doing, we have very limited number of wind farms but now we are working for the wind cluster, especially in those areas where the availability of wind is very nice. बहुत अच्छा 24 आवर्स अच्छी हवाएं चलती है या किसी हाइट पे ऐसी जगह पे हम क्या डेवलप कर रहे हैं हम विंड क्लस्टर. ओके, तो इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी ली, see there is a comparison in between Indian scenario and other countries. See, there is a comparison in between our country and other countries. Here I am putting the example of China. ठीक है ना? क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग कंट्रीज में जो है, देखो आप सामने चार्ट में देखिए क्या लेवल है हर जगह का, हमारे यहाँ पे कितना है, दूसरे देशों में कितना है, मैक्सिमम वहाँ पे कौन सा विंड फॉर्म है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया. फर्स्ट आपने देखिए चाइना लिखा है, चाइना में गंचू विंड फॉर्म है जो है वहाँ पर होता है 6800 KWP एनर्जी जनरेशन. देन ऑनवर्ड्स इंडिया में मेजर 2 स्टेशन है. ठीक है, फर्स्ट जो इंडिया का स्टेशन है दैट इज मंडपलम. ये जो इंडिया का फॉर्म है ये है आपका साउथ में. साउथ में देर आर सो मेनी विंड फॉर्म्स एंड नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू विंड क्लस्टर्स. तो इंडिया में पहला जो सेटल हुआ था ना ये साउथ में ही हुआ था जिसकी की एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी थी 1500. नाउ ऑनवर्ड्स जैसलमेर में भी सेट हुआ. जैसलमेर इज ऑल्सो अ वेरी नाइस प्लेस फॉर विंड जनरेशन as well as in future we will work for this in Gujarat. Gujarat में there is a very vast scope from last 1 decade. I think so कि there are most common common energy generation resource that is wind farm and it is very easily placed in Gujarat. So initially South India is on top, then Rajasthan, but now in present scenario, Gujarat is on the top, especially in wind resources, isn't it? You will be busy. You will be busy. No? What is wind turbine? विंड टर्बाइन क्या होता है, आपने सिंपली फिजिक्स में पढ़ा होगा या आपने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल एक सब्जेक्ट था आपको, आपने पढ़ा है कि एक जनरेटर कुछ होता है, मोटर कुछ होती है, हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ जनरेटर इन दैट. हाउ, व्हेन एनी बॉडी और एक्सिस मूव्स, एक एक्सिस जैसे आप सिंपल होता है ना साइकिल में एक रॉड होता है और इस रॉड पे हमने लगा दिए बैटरी. ठीक है ना, अब जब जब ये रॉड घूमेगा या जब जब ये पंखे घूमेंगे ये रॉड घूमेगा और आपने देखा होगा कि व्हेन दिस एक्सिस विल मूव व्हाट विल हैपन, इसको यदि हमने दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट किया तो क्या हो जाता है, वी कैन जनरेट द पावर. दिस इज अ सिंपल स्टेप ऑफ जनरेटर. आपने यदि जनरेटर पहले पढ़ा होगा 11th 12th में तो सिंपल कंसेप्ट होता है. तो हमको कैसे भी करके
ये जो एक्सेस होती है इसको विंड से या वाटर से किसी भी तरीके से इसको हमको मूव करना पड़ता है, और इसके चलने से टरबाइंस चलेंगी। विंड टरबाइंस के चलने से ये चलेगा, और इसके चलने से क्या होगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दैट इज फंडामेंटल कंसेप्ट। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है कि एक्सिस को मूव करने के लिए हमको एक सोर्स चाहिए। इट मे बी वाटर, इट मे बी विंड। जब वो एक्सेल घूमेगा, वो घूमेगा कहाँ पर, जनरेटर में। जनरेटर के स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी दिमाग में हो तो आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू हैवी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में जब वो मूव करेगा, अल्टीमेटली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द सेम वे, wind turbine can be used to generate electricity for lifting water from well, for direct water pumping, and so many more. Wind turbines basically consist of few वेन्स। ये जो है इनको अपन कहते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स और ब्लेड कहा जाता है। ये ब्लेड हवा की दिशा से क्या होती है, घूमती है। तो जब ये घूमेगा तो ये है इसका सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस घूमेगा जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइंस। किस टाइप की विंड टर्बाइंस आपने प्लेस की हुई है, उसके हिसाब से ये जो सेंट्रल का एक्सिस है वो मूव करता है, isn't it? Now, horizontal axis wind turbine and vertical दोनों टाइप के होते हैं। It depends on place to place, कहाँ आपने प्लेस किया है टरबाइन को, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ की हाइट क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लगना है, यहाँ वर्टिकल लगना है। इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। Now we'll first study for horizontal axis turbines are similar to propeller। एरोप्लेन देखा है आपने, आपको एरोप्लेन में साइड में देखना ऐसे दो फेंस लगे होते हैं। कभी आपने फ्लाइट में मूव किया हो तो देखना, दो ऐसे प्लेट वो होते हैं, उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं। वो जो होते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि लोकेशन अलग होने से जनरेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दैट्स ऑल। बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। Horizontal axis turbines have blades like aeroplane propeller, and they commonly have three blades, isn't it? Mostly उसमें three blades होती है horizontal में, vertical में चार चलती हैं, ठीक है। आपने कभी लाइव देखा है क्या लगा हुआ? मैं आपको भी एग्जांपल बताती हूँ। यू कैन recall your memory, then you will say कि हाँ हमने देखा हुआ है। The large horizontal axis turbines are as tall as 20-story buildings and have blades more than 100 feet long. Of course, बहुत बड़ा होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने छोटे बच्चे को देखा है हाथ में चक्री चलाते हुए? जब वो हाथ में चक्री लेके दौड़ता है तो उसकी चक्री में क्या होते हैं, चार पंख होते हैं। जो थोड़ी अच्छी चक्री होती है उसमें तीन पंख होते हैं। तो वो जो है आप इमेजिन करो, इतने टाइम्स बड़ा। एक डंडा है, उस पर ब्लेड्स लगी हुई है, इट विल बी 100 times अप्रॉक्स बिगर इन साइज। दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइंस। Taller turbines with long blades generates more electricity, of course, क्योंकि जितनी हाइट पे होगा उतना ज़्यादा उसको हवा का फ्लो मिलेगा। जितनी ऊंचाई पे आप देखिए, ऊंचाई के साथ साथ हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है। यदि आप चार घरों के बीच में सोचोगे कि हवा अच्छी आए तो आती है क्या? नहीं आती। जब आप खुले में जाओगे हवा अच्छी आएगी, आप पहाड़ों पे जाओगे हवा और अच्छी आएगी। तो एज द हाइट इज इंक्रीजेस, what will happen, the working capacity of the turbines or that the blades will be increases, the movement will be very fast, and as the movement will be very fast, the center axis will be more speedily, and ultimately we get more and more energy, isn't it? This is a simple concept behind it, कि how we can generate electricity. Now in vertical, वर्टिकल में कैसा होगा आपका एक बिटर। मैंने इसके साथ में एग्जांपल प्लेस किए कि आप इमेजिन कर सको। एक बिटर कैसा होता है, इमेजिन करो इस तरीके से, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो तरीका है इससे भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांसमेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस हैव ब्लेड्स दैट आर अटैच्ड टू द टॉप एंड द बॉटम, इस तरीके से, ठीक है ना, ऊपर नीचे ऐसा उस रोटर पर। अब वो ऐसे मूव होंगे, यहाँ कैसे मूव हो रहे थे, यहाँ से मूव हो रहे थे, उसमें कैसा मूवमेंट होगा, लाइक दिस, इस तरीके का। ये उनका एक्सिस होगा, या तो टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा, ठीक है ना।
ये जो चीज थी ये अभी अभी ज्यादा कॉमन हुई है, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस। उनका भी हाइट वैसे ही होता है, 100 फीट्स पे होते हैं। उनकी ब्लेड जो होती है, इनकी जो ब्लेड्स है ये थोड़ी सी कम चौड़ी होती है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये इतना सक्सेसफुल भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो आपका हॉरिजॉन्टल था ना, ये और तो इससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है वर्टिकल से, लेकिन कॉमन क्या है अभी भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्लेसमेंट प्लेस करने में हॉरिजॉन्टल ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल। Wind power capacity and production in India. What is the scenario of wind power in India? This question always it will be in your RGPV exam. What is the scenario of wind energy in India? क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंडिया में सबसे पहले जो विंड पे काम हुआ था वो साउथ में हुआ। साउथ के बाद वो राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में आता गया। क्यों? साउथ में क्या होता था, मोस्ट ऑफ देयर सी साइड्स होती थी, ओपन सी साइड्स पे आपको प्लेस करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन एक और चीज़ आपको मैं लेटेस्ट बताऊं, लेटेस्ट में पता है क्या है, आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि जो प्लेन्स है, प्लेन समझते हो, जो प्लेन एरिया है, अभी तक इंडिया में मोस्ट प्लेसेस जो हैं वो सारी प्लेन्स है जहाँ पर हमने विंड सेटअप किया हुआ है, विंड फार्म का सेटअप। बट नाउ अब हम जो कर रहे हैं, जो फ्यूचर है, दैट विल बी इन हिली एरिया। जो हिल्स है, पहाड़ है, पहाड़ी एरिया में ऑल्दो सेटलमेंट ऑफ द विंड मिल इज वेरी टफ, उसको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज वेरी हायर इन ऑल हायर साइड। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, हम हिमाचल में चलेंगे, स्पेशली अब लास्ट 5 ईयर्स से, ये जो डेटा है थोड़ा सा पुराना है जो आप इस पे देख रहे हो, पिछले 5 सालों में इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं विंड मिल सेट हुई है तो वो हुई है पहाड़ी एरिया में। बिकॉज घर के बाहर 2-3 विंड मिल लगा लिया, या एक जो उनकी छोटी छोटी बस्तियां होती है ना, वहाँ पे वो लोग लगा लेते हैं, क्योंकि दे आर रिच इन सोलर एनर्जी। पहाड़ी एरिया में सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाएं? इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी देयर, एंड दैट हैपेंस इन इंडिया नाउ। लद्दाख में ये चीज़ हो रही है आज की तारीख में कि वहाँ छोटे छोटे विंड मिल्स के सेटअप होते हैं। से अपने घरों में पहले होता था ना, घर के बाहर क्या है, घर के बाहर वॉशरूम होते थे, गाय का तबेला होता था पुराने घरों में, गाँव में। वहाँ पे क्या हो गया है, घर के बाहर क्या है, बोले सोलर पैनल लगी है, एक तरफ क्या लगा है, बोले विंड मिल लगी है। क्यों? बोले जिस दिन सोलर पावर से काम नहीं होगा उस दिन विंड मिल से काम होगा। दिन भर वो लोग क्या करते हैं, उसको बैटरी चार्ज करते हैं, उस चार्ज बैटरी से अपना पूरी की पूरी जो लोकेलिटी छोटी छोटी जो 8-10 घरों का जो ग्रुप होता है, इंडिविजुअल बड़े लोग हो जिनका पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, वो घर के बाहर ही सेटअप लगा देते हैं। दिस इज नाउ कॉमन इन इंडिया, बट अर्लियर it is common only in Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan and Gujarat, isn't it? Let us see what is the status of windmill in India. Tamil Nadu. तमिलनाडु विंड पावर कैपेसिटी इज अराउंड 29% ऑफ द इंडिया। हाँ, स्टार्ट तो हमने तमिलनाडु से किया था, है ना। और तमिलनाडु में क्या हुआ ना, पानी वाला जो है ना, जहाँ हम हाइडल एनर्जी की बात करते हैं, तो आप चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप परेशान हो गए, प्लीज मत परेशान हो, आप बोलो किसी को नहीं, क्या करना है मुझे। थैंक यू, कभी कहने के सभी आ जाए। तमिलनाडु जो है उसमें 29% ऑफ टोटल विंड एनर्जी जनरेशन का
अकेला वो करता है। क्यों? सबसे पहले तो वहाँ सेट हुआ इसलिए, उसके बाद रिन्यूएबल तो है ही, और चूंकि ये रिन्यूएबल है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया। दे वांटेड कि यस दिस इज अ रिन्यूएबल एज वेल एज पॉल्यूशन फ्री एज वेल एज चीपर। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु gives lot of pressure on that, they puts financial support, और उसकी वजह से जो मुप्पांडल है, मुप्पांडल में इंडिया का सबसे पहला विंड फार्म क्या हुआ था, सेट हुआ था, एंड प्रेजेंटली इट इज वर्किंग वेरी नाइसली विद 1500 एमडब्ल्यू मेगावाट्स, उधर 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होती है। और मोस्टली पता है क्या है, वो जो एनर्जी वहाँ से जनरेट हो रही है ना, इट इज टोटली यूटिलाइज इन इंडस्ट्री, तो पूरा पूरा इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। ये हमारा पहला पावर स्टेशन था विंडमिल का। सेकंड आया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टेट दैट इंस्टॉल विंड पावर प्रोजेक्ट। सेकंड तमिलनाडु, फर्स्ट कौन है तमिलनाडु, सेकंड कौन है महाराष्ट्र। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते चल रहे हैं विंड सेक्टर में। महाराष्ट्र ने 2016 में जो थे, एट द एंड ऑफ 2016 इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी 4655, 4600, कहाँ हम 1500 की बात कर रहे थे। वी गो फॉर जस्ट डबल, मोर देन डबल इन महाराष्ट्र। And when we proceed from Maharashtra towards Gujarat or Rajasthan, we increase that capacity, because now India is totally depend on renewable sources. That's why from Maharashtra we proceed to Gujarat. गुजरात अपना तीसरा है, तीसरा स्टेट है। गुजरात गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन टैपिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स sharp and wind energy capacity in the last few years. According to official data, wind power generation capacity in this state is increased strategically. बहुत ज़्यादा 10 गुना से बढ़ गई, मतलब जितना हमारा तमिलनाडु ने किया उससे कहीं ज़्यादा किसने किया, महाराष्ट्र ने किया। उससे कहीं ज़्यादा कौन कर रहा है, गुजरात कर रहा है। तो डे बाय डे वी आर गोइंग टू डिपेंड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज, एंड इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू 2025, नॉट very far, just after 5 years, 90% power generation of India will be depend on renewable sources, not on नॉन रिन्यूएबल। हम नॉन रिन्यूएबल से डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं डे बाय डे। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द सोर्स। राजस्थान, राजस्थान अगेन आगे बढ़ रहा है, और अब तो सेंट्रल में आ गए हम, एमपी में भी बहुत सारे पावर प्लांट्स आ गए हैं, विंड फार्म्स। आपको एग्जांपल बताया, भोपाल से आगे देवास है, इंदौर भोपाल रोड में देवास में बहुत सारे विंड फार्म्स है। क्यों? वहाँ पे हाइट पे थोड़ी ऊंचाई है, जहाँ जहाँ हमको हिली एरिया मिलेगा हम वहाँ पर पावर जनरेशन के लिए विंड सेटअप कर सकते हैं। वाई? Now, if we are talking about the total scenario of India, here we discussed with the state wise. Now we will discuss about the whole country. So India is rated high in the world for wind resource availability. मैंने तुमको पहले भी बताया था कि भारत, इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास हवा है, जिसके पास सूरज की बहुत अच्छी रोशनी है, जिसके एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुद्र है, और मरुस्थल भी है, हमारे पास डेजर्ट्स भी है। इट इज ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैविंग ऑल दीज थिंग्स एट द सेम कंट्री। ऐसा वर्ल्ड का कोई देश नहीं, किसी के पास समुद्र है चारों तरफ, किसी के पास रेगिस्तान है, किसी के पास पहाड़ है, बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ऑल द थिंग्स। दैट्स व्हाई वी कैन बी वेरी इजीली जनरेट पावर, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट। बट स्टिल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, विंड पावर के सेक्टर में 25,000 मेगावाट इंडिया आज की तारीख में क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, अभी फ्यूचर हमारा कुछ ही रिसोर्सेज पे है, विंड, हाइड्रल, सोलार।
These are the three major energy sector which provide power to India. और हमने जो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा था कि जब तक कोई देश क्या होगा, एनर्जी के सेक्टर में पावरफुल नहीं होगा, तब तक वो डेवलपिंग कंट्री रहेगा. डेवलप्ड कंट्री मीन्स दे आर टोटली इंडिपेंडेंट इन देयर पावर जनरेशन एंड द पर person energy consumption will be higher, then we can say that country will be developed country. So India will be developed country in maybe 2005 2025 25 तक हम कह सकते हैं कि India is developed country. Still we are developing country because we are not independent in power sector. We are trying to do our best because मोदी जी की जो कृपा चल रही है उससे हो सकता है. अभी सोलार वाले इसमें ड्यूटी फ्री हुआ है, उस पर सारे टैक्सेस हटा दिए गवर्नमेंट ने, तो सोलार एनर्जी जनरेट करना आसान हो गया है. वैसे ही हम विंड पे भी ड्यूटी फ्री कर देंगे. विंड के सेक्टर में ही बहुत सारी चीज़ें टैक्सेस कम हो जाएंगी. तो मे बी इन फ्यूचर इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ एनर्जी. नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. मेरिट्स, of course, it is non-polluting, eco-friendly, renewable, sustainable. ये चार चीजें तो हर किसी में याद कर लेना. क्या? नॉट ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन पॉल्यूटिंग. उनसे प्रदूषण नहीं होता, चाहे सोलर हो, विंड हो, वाटर हो, टाइडल हो, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता. That means they are eco-friendly, environment friendly है. First thing, they are renewable. We can generate again and again. बार बार उनसे हम एनर्जी ले सकते हैं. Third one, that is sustainable. Sustainable means it is the future. ये सस्टेन करेंगे फ्यूचर में. मैंने आपको कोल का एग्जांपल बताया था. कोल इज नॉट सस्टेनेबल because it is non-renewable, but all the renewable energy sources are sustainable. तो चार लाइनें तो आंखें बंद करके लिख सकते हो. नॉन पॉल्यूटिंग, इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल. कभी भी मेरिट्स आए तो ओके. द जनरेशन पीरियड इज लो एंड लो पावर जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम कंबशन. जैसे ही लगाया प्लांट, उसने काम करना शुरू कर दिया. Isn't it? As well as it is बहुत सस्ता है, कम समय में लग जाता है, सस्ता है. ठीक है ना. पावर जनरेशन इज चीपर एज देयर इज नो शॉर्टेज इनपुट कॉस्ट. उसमें कोई इनपुट नहीं है. हवा चलेगी, विंडमिल चलेगा, उसमें हमको कोई एडिशनल इनपुट नहीं देना है. इफ वी आर गोइंग फॉर द थर्मल एनर्जी बाय कोल, तो हमको कोयला जलाना पड़ता है, तब जाके कोयले की एनर्जी से हम पावर जनरेट कर सकते हैं. बट यहाँ पे तो सिंपल हवा से ही हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं. इट कैन बी मेड इजीली अवेलेबल इन मेनी ऑफशोर एंड ऑनशोर. हाँ, पहले ये सोचते थे कि ऑनशोर ही होगा, अब ये ऑफशोर भी हो गया. और अब तो मैंने आपको बताया, अब तो ये हिली एरियाज में भी हो गया. हम पहले समुद्र तट, समुद्र से दूर, अब तो हम बोल रहे हैं कि समुद्र छोड़ो, हम तो पहाड़ों पे चल दिए इसको लेकर. हम पहाड़ों पे जाके इससे क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करने का काम करेंगे. Isn't it? किसके बारे में पढ़ा पूरा हमने अभी? ये विंड एनर्जी इन इंडिया. नाउ द अनदर सोर्स, that is biomass. Biomass is the future of India. लेकिन वो तरीका नहीं कि हमने घास फूस को जलाया और फिर उससे इंजन को एनर्जी दिया. नहीं, हम इस बायोमास का डिग्रेडेशन करेंगे. उस डिग्रेडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे. आपने 11th-12th में पढ़ा होगा बायोगैस प्लांट, पढ़ा होगा. बायोगैस प्लांट का जो इनपुट होता है वो क्या होता है, बायोमास. गाँव में जो खेत होते हैं, खेतों से जो निकलता है कचरा, जो घरों से कचरा निकलता है, यदि हम इस सारे कचरे का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करें, पावर जनरेशन के लिए करें, तो हम कहेंगे इट इज़ अ एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय बायोमास.
Biomass is any organic matter, maybe crops, wood, seaweed, कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट, एनीथिंग, all will be under the biomass that can be used as an energy source. Biomass is probably our oldest source of energy after the sun. इंडिया में जब हमने रिन्यूएबल की बात करना शुरू की थी तो हम सोलर पे बात करते थे। सोलर के बाद कहीं हम चले हैं तो बायोगैस पे आए हैं, बायोगैस के बाद हम विंड पे आए हैं, और विंड के बाद हम टाइडल पे आए हैं, टाइडल के बाद हम और न्यूक्लियर वगैरह पे आगे जाते जाएंगे। इट इज द ओल्डेस्ट वे, ठीक है ना। आपने 11th में आपको याद हो तो आपने सोलर कुकर का फोटो बनाते थे, आप बायोगैस प्लांट बनाते थे। व्हाट वाज दैट बायोगैस प्लांट? दैट इज अ बायोमास एनर्जी। हम वहाँ बायोमास का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। For thousands of years, people have burned wood to heat their home and cook their food. Of course, हम उसको जलाते थे, लेकिन अब जलाना सही नहीं है, because ultimately it causes pollution. So what we performed, that now we change the form. हम लकड़ी की जगह लकड़ी के बुरादे को यदि बायोगैस प्लांट में डाल दे तो इट इज अ गुड ऑप्शन। लकड़ी को जलाना एनर्जी का ऑप्शन था, काउडंग केक को जलाना ऑप्शन था, इट इज ऑल्सो बायोमास, बट it is not future, isn't it? Biomass is renewable energy source because its supplies are not limited. We can always grow tree and waste still always accept. Of course, घर से कचरा रोज निकलना है यार, पेड़ पौधे रोज बनने हैं, कटने हैं, गिरने हैं। खेत में जब एक फसल हो जाती है, उस फसल के बाद जब कटाई हो जाती है, उसकी विनोइंग हो जाती है, आफ्टर कटिंग एंड विनोइंग देयर आर लॉट ऑफ वेस्टेज। हम उसको या तो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, या फिर हम उसको जला देते थे। तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज इट इन अ बायोमास प्लांट। हम उसका बायोमास प्लांट में इस्तेमाल कर देंगे, इट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर एनर्जी। टाइप्स ऑफ बायोमास, वुड एंड एग्रीकल्चर फूड, ऑफ कोर्स, सॉलिड वेस्ट जो एग्रीकल्चर से निकलता है, घरों से निकलता है, लैंडफिल, गैस एंड बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल, ये सब बायोमास के टाइप्स हैं। इन सब से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ बायोमास, biomass material can be obtained by various numbers of sources। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बायोमास के हमारे पास। कैसे? लकड़ी और खराब, वही लकड़ी का काम होता है, लकड़ी का कटाई का काम होता है। हम बड़ा का बड़ा पेड़ काटते हैं, उसके अंदर से जो होता है वो एक पूरा पार्ट निकालते हैं, बाकी का हिस्सा क्या होती है, दैट इज टोटली वेस्ट। उसको जलाया जाता था, तो जलाने की बजाय हम उसको क्या करेंगे, उसको एज ए बायोमास यूज करेंगे बायोगैस प्लांट में। लीव्स ऑफ प्लांट, ऑफ कोर्स, लीफ मल्च जो होता है, पत्तियां जो जमीन पे पड़ी रहती हैं, जो सड़ती हैं, इंस्टेड ऑफ देम हम उसको कलेक्ट करके यदि बायोमास प्लांट में डालें तो इट इज गुड। एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑफ कोर्स, जो लाइव स्टॉक उनको एग्रीकल्चर से मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आप सिंपल देखो, आप लोग तो गाँव में रहते हो, आप गाँव के खेतों को देखते हो, गेहूं की कटाई हुई यार, गेहूं जब खेत से निकला तो गेहूं की बाली से कितना गेहूं निकला, और उस गेहूं के निकलने के रेशो में कितना तो उसके सब कचरा निकला। आप उसका भूसा बना के एनिमल्स को खिलाओगे, कितना खिलाओगे, इतने एनिमल्स भी तो हो आपके पास। इंस्टेड ऑफ दैट हम उस कचरे को क्या करें, बायोगैस प्लांट में डालें, तो होल ईयर वी कैन जनरेट द पावर। हम पूरे साल भर से पावर जनरेट कर सकते हैं। गार्बेज वेस्ट, ऑफ कोर्स, जो
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, फूड इंडस्ट्रीज, या फिर आप कहो बड़े बड़े जो ये मंदिर वगैरह होते हैं, जहाँ रोज जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर हुआ, शिरडी का मंदिर हुआ, शेगांव का मंदिर हुआ, इन मंदिरों में डेली हजारों किलो खाना बनता है, हजारों किलो। मतलब मैंने जितना वहाँ स्टडी किया है कि एक दिन में बोले हमको 3,500 किलो आलू लग जाता है, यदि आलू की सब्जी बनती है तो, बैंगन की सब्जी बनती है तो। कैन यू इमेजिन कि इनके बनने में कितना, अपन घर में 4 आलू छिलते हैं, एक मूली काटते हैं तो मूली का छिलका, उसके डंडे, कितना कचरा निकलता है। जब हजारों किलो की सब्जियां बनेंगी जहाँ पर, वहाँ कितना कचरा निकलता होगा। तो यदि हम इस वेस्टेज का यूज पावर जनरेशन में कर लेंगे, तो शिवाय उस कचरे को मैनेज करने के, we can generate the energy by that food waste, and it is the best option. कचरा फेंकने का झंझट भी खत्म, कचरे का मैनेजमेंट खत्म, and that waste material is used for power generation. That is the best option and neat and clean option, isn't it? बायो एनर्जी कन्वर्शन टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, कैसे करेंगे? थर्मल करेंगे, थर्मल केमिकल करेंगे, बायोकेमिकल कन्वर्शन करेंगे। देर आर सो मेनी वेज। यदि मैं किसी कॉलोनी की पत्तियों को एक गड्ढे में डाल के उसको दम कर देती हूँ, उसमें थोड़े से वर्म्स डाल देती हूँ, तो क्या होगा? वो पत्तियाँ कुछ दिनों में आपका फर्टिलाइजर बन जाएगा, एंड दैट इज गुड। दिस इज वन ऑफ द वे। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम उसको जला के उससे एनर्जी ले यार, उसको डिग्रेड करके, उसमें केमिकल्स ऐड करके, देयर आर सो मेनी वेज टू जनरेट पावर बाय दिस वेस्ट मटेरियल। Thermal conversion, it is use of heat with or without the presence of oxygen to convert biomass material into feedstock। जिस मैंने आपको बताया कि एक गड्ढा किया, उसमें सारी पत्तियां डाली, कुछ वॉर्म्स डाला, बंद कर दिया उसको, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होगा, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्मोकेमिकल कन्वर्शन, हम उसका थर्मोकेमिकल प्रोसेस करके भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसमें कुछ केमिकल डाल के उसकी प्रोसेसिंग की, जलाया उसको, एनर्जी जनरेट किया। ऑफकोर्स बिकॉज अल्टीमेटली उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट ही तो है, प्रोटीन्स तो है, वाइटामिन तो है। बायोकेमिकल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एंजाइम्स, बैक्टीरिया। ऑफकोर्स कभी कभी हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, एंजाइम्स डाले हमने, कुछ जर्म्स डाले, वो जाके उसका डिग्रेडेशन करेंगे, और उसके डिग्रेडेशन से हमको गैस प्रोड्यूस होगी, उस गैस का हम इस्तेमाल करेंगे, और जो बाद में डाइजेस्टेड मटेरियल हमको मिलेगा, इट इज़ अ बेस्ट फर्टिलाइजर। बहुत अच्छा उर्वरक होता है वो फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। और दिस इज द ट्रेंड, आजकल ये ट्रेंड में आ चुका है। देन केमिकल कन्वर्जन इन्वॉल्व यूज केमिकल एजेंट टू कन्वर्ट बायोमास इनटू लिक्विड फ्यूल। हम उसको केमिकल्स डाल के लिक्विड्स बनाएंगे, फिर उनको बर्न करेंगे, फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। देयर आर सो मेनी वेज टू गेट द बायो एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, ठीक। अब वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ मैं बायोगैस प्लांट ही लगाऊं, नहीं, अब हमारे पास बहुत तरीके निकल आए कि हम उस मटेरियल का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ठीक। एफिशिएंसी, देखो हर चीज का हमेशा ध्यान रखना, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है ना। इसकी एफिशिएंसी उस लेवल की नहीं होती, लेकिन फिर भी it is quite efficient and useful in rural areas। गाँव में अभी भी बहुत सारे घरों में बायोगैस प्लांट्स लगे हैं, जिनसे कि एनर्जी गैस जनरेट होती है, वो अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ बायोमास डिपेंड्स ऑन हाउ दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू पावर, हीट, fuel, chemicals, using variety of thermochemical and biochemical methods, ठीक है। कैसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पावर जनरेट करें, अब एक रास्ता नहीं है। बायोमास एनर्जी क्रॉप्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस
Almost all our commonly used energy carriers and large variety of biomass feedstock and conversion method make biomass versatile fuel. Of course, now there is not a single channel to use biomass. Now there are so many verticals by that we can use biomass energy. ठीक है ना? तो आज अपन ने क्या पढ़ा? What we studied today? We study about the windmill. What is the scenario of windmill in India? State wise scenario पढ़ा, country wise scenario पढ़ा, कितने टाइप की windmills होती है वो पढ़ा. Then we proceed for biomass. बायोमास में हमने क्या पढ़ा कि बायोमास जो ट्रेडिशनल तरीका होता था ना कि लिया गड्ढे में डाला बायोगैस बनाई, नो, नाउ सिनेरियो इज चेंज. देयर आर वैरायटी ऑफ चैनल्स टू यूज दैट बायोमास. अभी हमने वो देखा बायोमास क्या है, कितने तरीके से उससे एनर्जी ले सकते हैं. अब हम ये देखेंगे कल की क्लास में कि बायोमास के प्रोजेक्ट्स इंडिया में कितने हैं, बायोमास में हमारी कितनी एनर्जी जनरेशन हो रहा है, and how much we are depend on that, and what is the future of biomass in India. ठीक है ना? Because we have to go for the renewable sources. हमको रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है फॉर एनर्जी जनरेशन. देन इंडिया विल बिकम डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर. ये टैगलाइन याद कर लो. जब हम एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे. इसको बोलते हैं विकसित देश. अभी हम विकासशील देशों में आते हैं. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. और वो डिफरेंस